Good morning students. I hope you are fine and enjoying the videos and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video we cover +1 Business Studies Unit 9 Internal Trade. As per new syllabus there are only few topics which are not in syllabus. तो जो topics नहीं है वो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, otherwise we will continue. If you are connected to this channel first time, please subscribe the channel, and if you like the video please share the video with your friends and relative because sharing is caring. So let's start with this topic. So here are only two type of topic, internal trade and large scale retailers. तो internal trade में हम लोग उसका meaning and its services rendered by wholesaler and retailer, and the large scale retailer, departmental store, chain store concept, only these type of this. तो first of all we do the internal trade. तो पहले आपको बच्चे ट्रेड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. ट्रेड इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग फिजिकल गुड्स विद इन कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि हमारे देश की सीमाओं के अंदर आप लोगों ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल परचेज करना है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं. तो हेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन आर रेफर टू एज इंटरनल, यानी कि आप अपने नेबर में से खरीद सकते हैं, आसपास की लोकेलिटी, सेंटर मार्केट या आपके देश के अंदर जो भी सोर्सेज हैं परचेज करने के लिए उस पर कर सकते हैं. तो देयर इज़ नो कस्टम ड्यूटी, import duty on such type of trade because it is a part of domestic production and meant for domestic consumption. क्लियर. तो जनरली जो कि इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है कि हमने जो बाइंग एंड सेलिंग करनी है वो हमारे देश की करेंसी के थ्रू करनी है, बिकॉज आवर कंट्री करेंसी हैज़ अ लीगल टेंडर ऑफ अ कंट्री और एनी अदर एक्सेप्टेबल करेंसी. जैसे आजकल आप लोग गूगल पे कर सकते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं और दूसरी ऐप्स करते हैं जिसमें आप लोग अपने फाइनेंशियल पेमेंट्स को सेटल एक्सेप्टेबल कर सकते हैं. तो इंटरनल ट्रेड इज़ दैट ट्रेड in which you can use your own country's currency. Secondly, all the rules and regulations are relating to your country only. There are two type of trade can be classified in these categories. So first of all, wholesale trader and retail trader. स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, होलसेल एंड रिटेल. होलसेलर ट्रेडर और रिटेलर में पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि जो होलसेल ट्रेड होता है बेटा वो बहुत सारे बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से माल को खरीद लेता है, और होलसेलर एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन प्रोड्यूसर एंड टू द रिटेलर. तो अब इसको देखिए, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज इज रेफर टू एज अ होलसेल ट्रेड. इसमें क्या होता है बच्चे कि होलसेलर जैसे मान लो कि एक तरह से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है रिटेलर्स के बीच में, अदर मर्चेंट्स के बीच में और ऑनर्स के बीच में. ऑनर कौन? जो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको पहुंचाता है. तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें कि आपने इसमें लिंक कैसे क्रिएट करता है. अगर आप इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, वहाँ पे माल ट्राई देखेंगे, अगर नहीं पसंद आता तो आप दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, तीसरे प्रोड्यूसर के पास जाएंगे. तो इस प्रोसेस में आप इंडिविजुअल एज एन कंज्यूमर सोचिए कि आपको ना तो वैरायटी मिल पाएगी अगर एक प्रोड्यूसर से एक ही तरह का माल मिलेगा, और इसमें आपकी टाइम, कॉस्ट, मनी, यानी कि तीनों चारों चीज़ें जो है आपकी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेंगी और वेस्टेज ऑफ टाइम. अब होलसेलर क्या करता है? होलसेलर ABCD जितने भी प्रोड्यूसर्स उसके हैं या जितने प्रोडक्ट में उसने डील करनी है उनके पास जाता है और उनसे वैरायटी ऑफ गुड्स को खरीद लेता है. यानी कि ए प्रोड्यूसर का माल भी ले लिया, बी का भी ले लिया, सी का भी, डी का भी. तो इस तरह से उसने बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से माल उठा लेता है. फिर वो रिटेलर को जाता है और रिटेलर को बल्क क्वांटिटी में नहीं, इन कंपैरिजन टू होलसेलर और रिटेलर में, तो वो उनको स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को
प्रोडक्ट दे देता है और रिटेलर वही प्रोडक्ट ऑफर करता है कंज्यूमर को। तो आप देखिए कि होलसेलर का कितना काम है और इसकी जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो अभी डिटेल में करेंगे। तो नाउ वी हैव टू डू होलसेलर सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। पहला, they enable the producer not only to reach large number of buyers spread over a wide geographical area। ये बात सही है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जगहों तक नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो एक ही जगह है। फॉर एग्जांपल, सीधी सी बात देखिए कि अब विंटर का समय है और आपको वूलन वेराइटीज़ चाहिए होती है, लेकिन क्या आप इस बात को भी जानते हैं कि जो वूलन की प्रोडक्शन है, मैं अगर बात करूं इंडिया में, कुछ एक जगह पर ही होती है। फॉर एग्जांपल हिमाचल में लगा लो, पंजाब में लगा लो, मेनली आसपास के एरिया हम लोग यहीं पे कवर करते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि लुधियाना का माल आपकी ऑल ओवर इंडिया में एज एन वूलन डिस्ट्रीब्यूट होता है। हिमाचल से जो होती हैं शॉल लगा लीजिए, टोपी लगा लीजिए, स्वेटर, पश्मीना टाइप जो कहते हैं, वो यहाँ से आपकी ऑल इंडिया पर डिलीवर होता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हिमाचल वाला या आपका पंजाब वाला प्रोड्यूसर हरियाणा में, दिल्ली में, उधर से जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या और एमपी, यूपी सारी जगहों पर वो कैसे पहुंचा सकता है? तो विद द हेल्प ऑफ होलसेलर। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि लुधियाना में जो प्रोड्यूसर है वो अपने होलसेलर या एजेंट को अपॉइंट कर लेगा और वो एजेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग पर्सनस को माल को सप्लाई कर सकती है। तो दे एनेबल द प्रोड्यूसर नॉट ओनली टू रीच लार्ज नंबर ऑफ बायर, लेकिन पूरी जोग्राफिकल कंडीशन में उसको फैला सकते हैं। यानी कि जो आपका होलसेलर है परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे जनरली टेक द टाइटल ऑफ द गुड्स, यानी कि और जो परचेजिंग और सेलिंग वाले रिस्क होते हैं बाद में, तो वो खुद बियर करता है। वो कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल कि उसने अपने प्रोड्यूसर से माल खरीद लिया, प्रोड्यूसर को उसने कैश पेमेंट दे दी, अब वो माल बिके या ना बिके तो ये जिम्मेवारी किसकी है? होलसेलर की, क्योंकि होलसेलर तो उस प्रोडक्ट के लिए पूरी की पूरी पेमेंट कर चुका है। आगे है दे परचेज इन बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स ऑफ, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो स्मॉल लॉट्स में रिटेलर को सेल करता है। दे अंडरटेक द वेरियस एक्टिविटी, ग्रेडिंग भी करता है। ग्रेडिंग यानी कि उनको स्मॉल क्वांटिटी में पैक करना। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको 100 ग्राम में भी मिलता है, 500 में भी मिलता है, 1000 में भी मिलता है, 5 किलो में भी, इस तरह से। और फिर पैकिंग इनटू स्मॉलर लॉट्स, स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रमोशन ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्कैटर ऑर्डर ऑफ रिटेलर। तो ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काम करेगा होलसेलर। They also relieve the retailer of maintain large stock of articles and extend credit facilities to them। एक्चुअली बेटे जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर को एडवांस में कैश भी दे देता है, यानी कि एडवांस पेमेंट भी कर सकता है, और उसका बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को उठाने से उसके पास स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं रहती, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम उसकी हो जाती है, अगर सामान ख़राब होएगा तब भी वो होलसेलर की प्रॉब्लम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करता है प्रोड्यूसर को और अपने कस्टमर्स को। तो इससे पहले हम लोग एक और चीज़ करेंगे कि इसमें वो रिटेलर को कैसे हेल्प करता है। रिटेलर देखो कि एक शॉपकीपर होता है जो कि मार्केट के बीच में बैठा होता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन होलसेलर उसको क्रेडिट में भी माल दे देता है और प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है तो वो भी वही बताता है। क्योंकि प्रोड्यूसर जो होता है सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट नया बनाता है या वैरायटी बनाता है तो वो होलसेलर को इसकी इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये प्रोडक्ट में ये फैसिलिटीज़ हैं, ये चेंजेस हैं, आप इस तरह रिटेलर्स को बता सकते हैं। तो नाउ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वान्टिटीज़ जनरली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज़ द रेफर टू एज अ रिटेल ट्रेड। यानी कि जब वो स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से परचेज करता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को दे देता है तो उसे रिटेल ट्रेड कहते हैं। ए रिटेलर इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज़ एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टीमेट कंज्यूमर? अल्टीमेट कंज्यूमर कहता है कि जो फाइनल कंजम्पशन को करता है उसके बाद वो फर्दर रीसेल नहीं करता, यानी कि द प्रोडक्ट विच इज़ नॉट रीसेल, यानी कि उसको सेल दोबारा से ना किया जाए, उसको अपने ही यूज़ में लाया जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटेलर। द रिटेलर नॉर्मली बाइज
buys the goods in large quantities from the wholesaler and sell them in small quantities. तो अब इसके फंक्शन क्या क्या हैं? परचेज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर्स। पहला वो करता ही है उसको प्रॉपर अरेंज भी करता है, गुड्स को स्टोर भी करता है। उसके बाद सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कई बार उनको वो बियर भी दिस करता है। ग्रेड द प्रोडक्ट, कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन की कस्टमर को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए रिटेलर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो वो होलसेलर से सारी की सारी जो वैरायटी के प्रोडक्ट्स हैं उनसे परचेज़ कर लेता है, और उसके बाद वो अरेंज फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स, उनको प्रॉपर अरेंज करता है। जैसे कि आप लोग दुकान पे जाते हैं तो वो डिफरेंट बॉक्स में या डिफरेंट प्लेसेस पर वैरायटी ऑफ गुड्स को अरेंज करके रखता है। फिर सेल द गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, बियर बिजनेस रिस्क, ग्रेड द प्रोडक्ट्स, उनकी ग्रेडिंग करता है, यानी कि अगर बल्क क्वांटिटी में मंगवाता है तो वो उनको स्मॉल पैकेट्स में बनाता है। फिर मार्केट की इंफॉर्मेशन भी, एक्सटेंड क्रेडिट टू द बायर। रिटेलर आल्सो सेल हिज कस्टमर on credit basis good and services, promote the sale of product through displays, participation in various scheme। अभी जैसे दिवाली ऑफ़र की स्कीम में आप लोग देखते ही हैं कि कैसे कैसे लोग क्या आपको अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम को लगाते हैं, कि दिवाली का बोनांजा है, दिवाली पे ऑफ़र है, सेल है, डिस्काउंट है, रेनी सीज़न, समर सीज़न, इस तरह से लोग आपको डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। फिर What are the services rendered by wholesaler and a retailer? तो यहाँ 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले कि होलसेलर सर्विसेज किस किस को देता है, तो मेनली बेटा इसमें हम दो चीज़ों को रखेंगे, एक होता है आपका मैन्युफैक्चरर, एक होता है आपका रिटेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहले फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मीन्स, क्योंकि ये तो आपको भी पता है एज एन कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों को पता ही है कि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ को प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि मैम कैसे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा मैं आप ही की लैंग्वेज में, आप ही की जैसा कि आपने किसी टीचर के पास पढ़ने जाते हो, कोचिंग लेने जाते हो मीन्स, ठीक है, तो जो वो टीचर है वो यूज़ करते हैं जैसे कि अब जो टीचर है उसने वो रूम है वो रेंट पे लिया हुआ है। अब आप देखिए बच्चे कि रेंट है, अगर वो ज़्यादा बच्चे पढ़ाते हैं तो वो रेंट उतने ही बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर वो टीचर के पास बच्चे कम आते हैं तो वो रेंट कम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब कम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं टीचर तो वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द टीचर इज़ लेस। तो अब जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा मात्रा में माल उठा लेता है, यानी कि उसने पूरा स्लॉट उठा लिया, तो उसके पास स्पेस भी होती है, प्लेस भी होता है और मनी भी होती है कि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो इसीलिए वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, और बल्क क्वांटिटी की प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। क्लियर, समझ में आई आप लोगों को। तो ये पहला था आपका फैसिलिटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम नंबर ऑफ रिटेलर एंड पास ऑन पूल ऑफ सच, यानी कि वो रिटेलर्स से छोटे छोटे जो ऑर्डर्स होते हैं उनको ले लेता है और वो पूल कर मैन्युफैक्चरर को बता देता है, या बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से उस सामान को खरीद लेता है। फिर बियरिंग रिस्क, होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, take delivery of the goods and keep the good purchased in large lots in the warehouses। होलसेलर अपने नाम से भी करता है, गुड्स को खरीद लेता है, फिर डिलीवरी भी उनको देता है, और कीप द गुड्स परचेज इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउसेज। वहाँ इस प्रोसेस में उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी उठाने पड़ते हैं। कैसे, क्या आप जैसे मान लो एक प्रोड्यूसर से उसने माल खरीद कर रख लिया, जब उसने माल खरीदा से अब उन्होंने सामान खरीद लिया, तो ख़रीदने के बाद उसकी प्राइस में डाउन चला गया, या वो चोरी हो गया, या ख़राब हो गया, या किसी तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह में चेंज आ गया, तो वो रिस्क किसका होगा, होलसेलर का, क्योंकि उसने तो मैन्युफैक्चरर से ख़रीद लिया है।
नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंट। होलसेलर क्या करता है कि वो मैन्युफैक्चरर को एडवांस पेमेंट भी दे देता है, ठीक है, ताकि वो कैश पेमेंट करने के बाद वो परचेज़ करता है, तो और उसको भी पैसे मिल जाते हैं मैन्युफैक्चरर को, तो वो उसको वो सामान जल्दी दे देता है, क्योंकि सम टाइम दे आल्सो एडवांस मनी टू द प्रोड्यूसर फॉर बल्क ऑर्डर प्लेस्ड बाय दैम, क्योंकि उनको बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर उससे एडवांस भी ले सकता है और वो देते भी हैं। क्लियर। आगे है बेटा एक्सपर्ट एडवाइस। होलसेलर एडवाइस द मैन्युफैक्चरर अबाउट द कस्टमर टेस्ट। मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो तो एक चेन है, अब जो कस्टमर है दैट इज़ डील विद द रिटेलर, मान लो वो रिटेलर से डील करता है, अब रिटेलर को ही अपनी शिकायतें बताएगा कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, इस प्रोडक्ट में ये चेंज होता अच्छा होता और ये कलर होता और भी अच्छा होता, तो वो सारी बातें जो होती हैं वो जो रिटेलर है वो होलसेलर को बता देता है, क्योंकि होलसेलर के साथ उसकी कांटेक्ट में है, और होलसेलर डायरेक्टली टेल दीज चेंजेस या एडवाइस टू द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर अप्लाइड ऑल दीज थिंग टू देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। होलसेलर टेक द केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड टू अ नंबर ऑफ रिटेलर। अब प्रोड्यूसर को अगर अपना प्रोडक्ट चलाना है तो उसको बेचना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसको होलसेलर ना हो तो उसको बहुत सारे रिटेलर ढूंढने पड़ेंगे, जगह जगह पर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम, प्रोड्यूसर या उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या होता है उसमें कि अब वो होलसेलर डिफरेंट प्रोड्यूसर का माल डिफरेंट होलसेलर को दे देता है, तो इससे क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर का माल काफ़ी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसके कस्टमर ज़्यादा फैले होते हैं, विद स्प्रेड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया। दिस रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मैनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड कैपेबल, यानी कि उसको इन चीज़ों की सोच नहीं होती और वो अपने सारा का सारा जो कंसंट्रेशन होती है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। द होलसेलर फैसिलिटेट कॉन्टिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज व्हेन दीज आर प्रोड्यूस, क्योंकि वो थ्रू आउट द करता रहता है, क्योंकि वो जितनी प्रोडक्शन करता है होलसेलर उससे खरीद लेता है, और उसके बाद जितनी रिटेलर्स की डिमांड होती है, कंज्यूमर की होती है, वो उसको टाइम टू टाइम फुल कर देता है। स्टोरेज की भी, क्योंकि अगर मान लो ये भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि अगर नया माल तो तभी बना सकते हैं ना जब उसके पास रखने की जगह होगी। अब अगर उसका पुराना माल नहीं उठता तो वो नया कहाँ रखेगा, तो वो उसी हिसाब से प्रोडक्शन करता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ होलसेलर मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि होलसेलर को अपना माल दे देता है और उसकी सेल डायरेक्टली हो जाती है, क्योंकि उसने माल होलसेलर ने कैश पेमेंट दे दी। अब जब उसके पास स्पेस है तो वो कॉन्टिन्यूटी उसको स्टोर करने की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो होलसेलर अपने आप वेयर हाउसेज में रखता है। तो इस हिसाब से होलसेलर प्रोवाइड टाइम यूटिलिटी फॉर द फाइनल गुड। नाउ what are the services offered by wholesaler to the retailer? समय पर सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का जो रेडीली प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको वर्क ऑफ कलेक्टिंग गुड फ्रॉम सेवरल प्रोड्यूसर एंड कीपिंग बिग इन्वेंट्री ऑफ द सेम, यानी कि वो कई प्रोड्यूसर के साथ डील करता है और उन सब का माल अपने पास रखता है, तो रिटेलर्स को उन सभी का माल एक समय पर एक ही टाइम में पहुंचा देता है। नेक्स्ट है बेटा मार्केटिंग सपोर्ट। द होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस एंड सपोर्ट टू द रिटेलर। उसमें एडवर्टाइजमेंट, कई बार जो होलसेलर होते हैं वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग भी करते हैं और अदर सेल प्रमोशन टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं या उसको काम में पद्धति में लेके आते हैं, ताकि वो कस्टमर बना सकें, कस्टमर को उस प्रोडक्ट के पता लग सके और रिटेलर से खरीद सकें। तो रिटेलर्स को क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट करने की टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने की टेंशन नहीं है, क्योंकि वो दोनों काम होलसेलर कर चुका होता है। फिर ग्रांट ऑफ क्रेडिट, जैसे कि वो अपनी एडवांस जो पेमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरर को देता है, इसी तरह से वो रिटेलर्स को उधार पर, क्रेडिट पर भी और स्मॉल वैरायटी में देता है, तो वो उनको उधार पर भी माल दे देता है ताकि वो खरीद सकें। क्लियर। तो इसीलिए रिटेलर्स को काम को, बिजनेस को करने के लिए स्मॉल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। फिर देन स्पेशलाइज्ड नॉलेज,
The wholesaler pass on benefit of their specialized knowledge to the retailer. They inform the retailer about the new product, their uses, quality, prices. They may also advise them on the decor of retail outlet and allocation of shelf space and demonstration, ताकि उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी देता है कि इस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हैं, कैसे कलर हैं, इसको यूज़ किस तरह से करना है कि आपको ज़्यादा हो, और उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ के हिसाब से रिटेलर उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता है। रिस्क भी, द होलसेलर परचेज इन बल्क क्वांटिटी, और वाइल वो रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटीज़ में करता है। तो एबल टू परचेज मर्केंटाइन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो जो रिटेलर्स होते हैं उनको रिस्क भी नहीं लेना पड़ता प्रेफरेंस का, ऑब्सिलियंस का, तो जितना उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदने से ये सारे रिस्क होलसेलर के हो जाते हैं। सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, तो बेटा ये बाकी वाला जो पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द channel for my appreciation and press the bell icon for new videos notification. Thank you.